नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं मुगल वंश के सबसे प्रतापी शासक अकबर के संबंध में। अकबर दोस्तों मुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। इससे संबंधित एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबर दोस्तों हुमायूं का पुत्र था, जिसने मुगल वंश के इतिहास में 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर से संबंधित दोस्तों आज का पार्ट 1 है। नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक कवर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अकबर से संबंधित हम लोग इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज के सेशन में पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले अकबर से संबंधित इसकी समान जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें हम अकबर का बेसिक और बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में, फिर जानेंगे अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र के संबंध में, जिसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे कि बैरम खां की मृत्यु किस प्रकार हो जाती है। फिर जानेंगे पेटीकोट शासन के संबंध में, और फिर लास्ट में दोस्तों अकबर से संबंधित इसकी साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम हल्दी घाटी का युद्ध, आमेर अभियान, चित्तौड़ अभियान, मालवा अभियान और गुजरात अभियान के संबंध में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों जानते हैं अकबर से संबंधित इसकी समान जानकारी के संबंध में, यानी कि इसमें दोस्तों अकबर का हम लोग बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। अकबर के इतिहास संबंधी जानकारी का स्रोत दोस्तों अकबरनामा को माना जाता है, जिसके रचयिता अबुल फजल हैं। यानी कि दोस्तों अकबर के इतिहास संबंधी जानकारी हमें अकबरनामा में देखने को मिलती है। अकबर दोस्तों हुमायूं का पुत्र था, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट नामक स्थान पर राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम दोस्तों हमीदा बानो बेगम था, जो हिंदाल के गुरु शेख अली अकबर की पुत्री थी। इनके संबंध में दोस्तों हमने तभी जाना था जब हुमायूं के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। आपको दोस्तों याद होगा कि हुमायूं 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा जब पराजित हो जाता है कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में, तब वो अपनी जान बचाकर सिंध में रहने लगता है। और सिंध में ही दोस्तों हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से वह विवाह कर लेता है, और इन्हीं की कोख से दोस्तों अकबर का जन्म होता है। और कहा जाता है कि अकबर का नाम ही उनके नाना मीर अली अकबर, जिन्हें शेख अली अकबर के नाम से भी जानते हैं, इनके नाम पर ही अकबर का नाम अकबर रखा गया था। अकबर का राजाभिषेक दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर दोस्तों 14 वर्ष की अवस्था में ही बादशाह बन गया था, लेकिन दोस्तों अकबर इस समय इतना मैच्योर नहीं था कि इतने बड़े साम्राज्य को वो चला सके। इसी कारण दोस्तों 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां नामक व्यक्ति द्वारा अकबर का संरक्षण किया गया। अकबर का संरक्षक दोस्तों बैरम खां था। बैरम खां दोस्तों अकबर का संरक्षक होने के साथ साथ अकबर का प्रधानमंत्री भी था। वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों अकबर 14 वर्ष की अवस्था में भले ही शासक बन गया था, बादशाह बन गया था, लेकिन दोस्तों वास्तविक सत्ता की डोर उसके प्रधानमंत्री यानी कि उसके संरक्षक बैरम खां के हाथ में थी। और 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक दोस्तों अकबर के शासन का संचालन या अकबर के साम्राज्य का संचालन दोस्तों बैरम खां ही वास्तविक रूप से करता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे अकबर से संबंधित इसकी बेसिक जानकारी के संबंध में जो आपने याद रखने हैं। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में। इस युद्ध को पढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था, किस कारण से पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर क्षेत्र में हुआ था। और उसी समय दोस्तों अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था तारदो बेग। वो दिल्ली का सूबेदार था, यानी कि दिल्ली की सत्ता दोस्तों तारदो बेग के हाथ में थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक हिंदू सेनापति जिसका नाम था हेमू, वो तारदो बेग को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार दिल्ली पर दोस्तों एक हिंदू शासक हेमू का अधिकार हो जाता है। जब इसकी खबर दोस्तों अकबर को मिलती है, तब दोस्तों अकबर अपने प्रधानमंत्री यानी कि बैरम खां को हेमू को पराजित करने के लिए दिल्ली भेजता है। इसी संबंध में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध दोस्तों दिल्ली के शासक हेमू और अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां के मध्य हुआ था।
हेमू दोस्तों एक प्रतापी एवं योग्य सेनापति था, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से हेमू की आंख में एक तीर लग जाने के कारण हेमू पराजित हो जाता है और इस प्रकार फिर से दोस्तों अकबर दिल्ली पर शासन स्थापित कर देता है। और अब आइए दोस्तों इन बिंदुओं के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं हेमू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में, क्योंकि इससे रिलेटेड भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेमू दोस्तों बिहार के शासक आदिल शाह जो एक सूरवंश का शासक था उनका एक सेनापति था। हेमू ने दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल सूबेदार तारदो बेग को पराजित कर दिया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेमू दोस्तों प्रथम हिंदू योद्धा था जो दिल्ली का शासक बना था। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का शासक बनने वाला प्रथम हिंदू योद्धा कौन था, तो दोस्तों वो था हेमू। हेमू ने दोस्तों अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन उनमें से दोस्तों 22 युद्धों में कहा जाता है कि हेमू ने विजय दर्ज की थी। हेमू ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू को ये दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि किसने दी थी, तो आदिल शाह ने दी थी। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। हेमू दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का 14वां शासक माना जाता है, यानी कि इससे पूर्व 13 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोस्तों विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बैरम खां को अकबर ने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री का पद दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों संरक्षक के साथ साथ बैरम खां अकबर का वजीर यानी कि प्रधानमंत्री भी बना था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में। यहाँ पर दोस्तों याद रहे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को 5 नवंबर को हुआ था हेमू और बैरम खां के मध्य। लेकिन दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में अकबर का संरक्षक था बैरम खां और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दोस्तों वो अकबर का एक प्रधानमंत्री भी बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों अकबर की करीबी बैरम खां से और भी बढ़ जाती है और बैरम खां अकबर के प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। लेकिन दोस्तों बैरम खां की इस बढ़ती हुई सफलता को देखकर अकबर के ही कुछ करीबी व्यक्ति बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं, कहें तो बैरम खां से जलने लगते हैं, जिसका दोस्तों परिणाम यह होता है कि अंत में बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। बैरम खां के दोस्तों विरुद्ध षड्यंत्र रचने के महत्वपूर्ण 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण दोस्तों यह था कि अकबर का बहुत करीबी होने के कारण दोस्तों बैरम खां से लोग जलने लगते हैं। ये लोग वही थे दोस्तों जो अकबर के करीबी थे और अकबर के राज दरबारी ही बैरम खां से जलने लगते हैं। दूसरा कारण दोस्तों ये माना जाता है कि बैरम खां एक शिया वर्ग का था और दोस्तों अकबर के ज़्यादातर दरबारी सुन्नी वर्ग के थे। तो दोस्तों ये कुछ कारण माने जाते हैं बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र करने के पीछे। बैरम खां के दोस्तों विरुद्ध षड्यंत्र करने के पीछे जो लोग थे उनमें से एक अकबर की धाय माँ थी जिनका नाम था महामंगा। महामंगा दोस्तों अकबर की धाय माँ थी जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था। ये दोस्तों चाहती थी कि इनके एक पुत्र थे आदम खां, उनको दोस्तों बैरम खां की जगह अकबर का वजीर बनाया जाए। तो यानी कि दोस्तों महामंगा अपने पुत्र को वजीर बनाने के लिए बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी थी। और कुछ दोस्तों अकबर के दरबारी सरदार थे, वे भी दोस्तों बैरम खां से जलते थे। इसी कारण दोस्तों महामंगा कुछ सरदारों ने मिलकर दोस्तों बैरम खां के विरुद्ध अकबर को भड़काना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ परिस्थितियां दोस्तों ऐसी भी आई थी, या कहें तो बैरम खां ने कुछ मिस्टेक ऐसी भी की थी जहां पर अकबर को भी ऐसा लगा था कि बैरम खां दोस्तों उसके शासन में हद से ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लगा था। और इस प्रकार दोस्तों अकबर ने फाइनल डिसीजन लिया और दोस्तों बैरम खां को हमेशा हमेशा के लिए मक्का जाने का आदेश दिया, जो दोस्तों बिना विरोध किए बैरम खां ने स्वीकार कर लिया। यानी कि बैरम खां दोस्तों मक्का जाने के लिए अब तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों निर्दोष होते हुए बैरम खां जब मक्का जाने लगता है तो इसी बीच दोस्तों रास्ते में ही अकबर की सेना के कुछ सैनिक ही बैरम खां पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बैरम खां इन सैनिकों को पराजित करने में सफल हो जाता है और जब इसका पता दोस्तों अकबर को पता चलता है तब अकबर खुद बैरम खां को पराजित करने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों अकबर को नहीं पता था कि अकबर की खुद सेना ने ही बैरम खां पर आक्रमण किया था। और यह युद्ध दोस्तों इतिहास में तिलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध हुआ था दोस्तों बैरम खां और अकबर के मध्य। हालांकि दोस्तों इस युद्ध में बिना लड़े बैरम खां ने अकबर को देखकर आत्मसमर्पण कर दिया था। और चूंकि दोस्तों अकबर का इतना करीबी था बैरम खां, इस कारण दोस्तों अकबर भी बैरम खां को 2 विकल्प देता है।
या तो वो दोस्तों किसी भी प्रांत का सूबेदार बन सकता था या तो वो मक्का जा सकता था। लेकिन दोस्तों इतने बड़े पद पर रह चुका था बैरम खां, इस प्रकार दोस्तों उसने पहला ऑप्शन यानी कि किसी प्रांत का सूबेदार बनना प्लान नहीं किया। वो फाइनली दोस्तों उसने डिसीजन किया कि वह मक्का जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी समय बैरम खां की हत्या एक मुबारक खां जो एक अफगान शासक था उसने कर दी थी। तो इस प्रकार दोस्तों बैरम खां का अंत हो जाता है। चूँकि दोस्तों बैरम खां अकबर का इतना करीबी था और जब दोस्तों बैरम खां की हत्या का पता अकबर को चलता है तो अकबर दोस्तों बहुत दुखी हो जाता है और आगे चलकर दोस्तों अकबर बैरम खां की फैमिली का जिम्मा उठाने का डिसीजन लेता है। अकबर दोस्तों सर्वप्रथम बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है और बैरम खां का दोस्तों एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को दोस्तों अकबर अपने दरबार में रखता है और दरबार में ही दोस्तों उसको आगे शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आगे दोस्तों अकबर अब्दुल रहीम को एक खाने खाना की उपाधि भी प्रदान करता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि खाने खाना की उपाधि किसने धारण की थी, तो अब्दुल रहीम ने। और किसने दी थी, तो अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। और इसी कारण दोस्तों अब्दुल रहीम को अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है। अकबर दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना को नवरत्नों में भी शामिल करता है, जिनके संबंध में दोस्तों नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। उसमें जानेंगे कि नवरत्न क्या होते हैं। और जब दोस्तों बैरम खां की हत्या कर दी जाती है, हालांकि दोस्तों उसकी जो धाय माँ थी महामंगा, वो अपने पुत्र आदम खां को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अकबर अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति जिसका नाम था अदका खां, उसको दोस्तों अकबर अपने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बनाता है। तो दोस्तों बैरम खां के बाद अकबर का प्रधानमंत्री बनता है अदगा खां। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया था उसके संबंध में। चलिए अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं पेटीकोट शासन के संबंध में। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय तक अकबर के प्रशासन में कुछ विशेष व्यक्तियों का महत्व रहता है, या कहें तो दोस्तों कुछ समय तक अकबर प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रशासन को संचालित नहीं कर सका। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर का संरक्षण किया था, क्योंकि अकबर दोस्तों उस समय केवल 14 वर्ष का था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर के प्रशासन में दोस्तों 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक दोस्तों अकबर के प्रशासन में बैरम खां का प्रभुत्व था। इसके बाद दोस्तों 1560 ईस्वी में जब बैरम खां की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद दोस्तों 1560 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक अकबर के प्रशासन में माहम अंगा जो उसकी धाय माँ थी उसका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगता है। यानी कि अब दोस्तों अकबर के प्रशासन में महामंगा विशेष व्यक्ति बन गई थी अकबर के प्रशासन में। और इसी शासनकाल को दोस्तों पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन 1560 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक चलता है। वो फाइनली दोस्तों 1564 ईस्वी में जब पेटीकोट शासन समाप्त हो जाता है तब वास्तविक सत्ता का मालिक बन जाता है अकबर। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं पेटीकोट शासन के संबंध में। इस शासन को दोस्तों हरम दल के माध्यम से अकबर की धाय माँ जिनका नाम था महामंगा वो संचालित करती थी। और इसी दौरान दोस्तों आदम खां जो महामंगा का पुत्र था उसने दोस्तों 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। और आदम खां ने दोस्तों इस मालवा के आक्रमण में अपार धन लूट कर अपने पास रख लिया था। यानी कि दोस्तों अकबर को इसकी खबर उसने नहीं दी थी, इसकी सूचना दोस्तों उसने अकबर को नहीं दी थी। और एक और तो आदम खां ने दोस्तों लूटे गए इस अपार धन की सूचना अकबर को नहीं दी और अपने पास रख लिया। और दूसरी ओर दोस्तों आदम खां ने अकबर के सबसे विश्वास पात्र वजीर जिसका नाम था अदगा खां जो एक वजीर था उसकी हत्या कर देता है। और जब इसकी खबर दोस्तों अकबर को मिलती है तो 1562 ईस्वी में दोस्तों अकबर आदम खां जो महामंगा का पुत्र था उसको मृत्युदंड दे देता है। तो इस प्रकार दोस्तों आदम खां की मृत्यु हो जाती है। और इस चिंता में आकर दोस्तों उसकी माँ यानी कि महामंगा की भी मृत्यु हो जाती है। और 1562 ईस्वी में दोस्तों हरम दल के साथ दास प्रथा को भी समाप्त कर देता है अकबर। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था, तो 1562 ईस्वी में। और 1562 ईस्वी में दोस्तों हरम दल की समाप्ति भी हो जाती है। 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर जजिया कर की समाप्ति कर, तो जजिया कर की समाप्ति या जजिया कर समाप्त कब हुआ था, तो 1564 ईस्वी में। और 1564 ईस्वी में दोस्तों ही पेटीकोट शासन का भी अंत हो जाता है। और पेटीकोट शासन को दोस्तों पर्दा शासन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पेटीकोट शासन का भी अंत अकबर कर देता है।
चलिए अब आइए दोस्तों में जानते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के संबंध में, जिसमें हम अकबर से संबंधित इसके लड़े गए युद्ध एवं अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। इस क्रम में दोस्तों एक मालवा अभियान होता है 1561 ईस्वी में। ये अभियान हुआ था दोस्तों मालवा के शासक बाज बहादुर और अकबर के सेनापति आदम खां के मध्य। और इसमें जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसी युद्ध में दोस्तों आदम खां ने अपार धन लूटा था और इसकी खबर अकबर को नहीं दी थी। और आगे चलकर दोस्तों आदम खां ने अदगा खां की भी हत्या कर दी थी। इस कारण दोस्तों अकबर ने आदम खां को मृत्युदंड दे दिया था। इसी क्रम में दोस्तों दूसरा अभियान माना जाता है गोंडवाना का अभियान। गोंडवाना का अभियान हुआ था 1564 ईस्वी में। चूंकि दोस्तों गोंडवाना के शासक वीर नारायण जी थे और वीर नारायण जी दोस्तों बहुत छोटे थे, इस कारण उनकी माता ही अप्रत्यक्ष रूप से वहां की शासिका थी। वो कहा जाता है कि दोस्तों इस युद्ध में दुर्गावती जी ने मुगलों को बहुत वीरता के साथ टक्कर दी, परंतु फाइनली आत्मसमर्पण करना पड़ा। और अकबर ने भी दोस्तों दुर्गावती की इस वीरता का सम्मान किया और आगे चलकर अकबर ने चंद्र शाह जो दुर्गावती के वंशज माने जाते हैं उनको दोस्तों गोंडवाना का शासन पुनः वापस लौटा दिया। इसी क्रम में आइए जानते हैं दोस्तों आमेर अभियान के संबंध में। आमेर अभियान किया गया था 1562 ईस्वी में और इस समय दोस्तों आमेर के शासक थे भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों प्रथम राजपूत शासक माने जाते हैं जिसने स्वेच्छा से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों कहाँ के शासक या कि फिर किसने अकबर की स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, तो वो थे दोस्तों आमेर के शासक भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के दौरान दोस्तों न केवल भारमल ने स्वाधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की, बल्कि अपनी पुत्री हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, उनके साथ विवाह भी अकबर का करवा दिया था। इसके अलावा दोस्तों भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और मानसिंह को भी अकबर की सेवा में भेज दिया था। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है आमेर के अभियान के संबंध में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इसी क्रम में चित्तौड़ अभियान के संबंध में। चित्तौड़ का अभियान दोस्तों अकबर के द्वारा 1568 ईस्वी में किया गया था। यह युद्ध दोस्तों राणा उदय सिंह यानी चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह और अकबर के मध्य हुआ था। इसमें दोस्तों राणा के दो सेनापति थे जिनका नाम था जयमल और पन्ना। इन्होंने दोस्तों अकबर से घमासान युद्ध लड़ा था। हालांकि दोस्तों अकबर इसमें विजयी हो गया था, लेकिन दोस्तों राणा उदय सिंह ने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस या कहाँ के शासक ने अकबर की स्वाधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। तो वो थे दोस्तों राणा उदय सिंह, जो चित्तौड़ के शासक थे। और आगे चलकर दोस्तों 1572 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक बनते हैं महाराणा प्रताप, जो दोस्तों राणा उदय सिंह के पुत्र माने जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों चित्तौड़ अभियान के संबंध में जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आइए दोस्तों में जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में, जो अकबर के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति जिनका नाम था आसफ खां और मानसिंह, इन दोनों संयुक्त रूप से सेनापति के रूप में महाराणा प्रताप से सामना हुआ था। इसमें दोस्तों महाराणा प्रताप पराजित हो गया था और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह चित्तौड़ के शासक बनते हैं। नोट पॉइंट में दोस्तों आपको याद रखना है कि अकबर अपने शासनकाल में चित्तौड़ या मेवाड़ को जीतने में सफल कभी भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को जीतने में अकबर कभी भी सफल नहीं हुआ था, तो चित्तौड़ या मेवाड़। इसी के क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं गुजरात अभियान के संबंध में। गुजरात का अभियान 1572 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध दोस्तों मुजफ्फर खां जो गुजरात का शासक था और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर पुनः विजयी हुआ था। और इसी अभियान के बाद दोस्तों 1571 ईस्वी में अकबर ने हो रहे गुजरात में विद्रोह को भी दबाया था। चलिए आइए जानते हैं इसी के क्रम में बिहार और बंगाल अभियान के संबंध में। बिहार या बंगाल का अभियान दोस्तों 1574 और 76 के मध्य हुआ था। यह युद्ध दोस्तों अफगान शासक दाऊद खां और अकबर के सेनापति मुनीम खां के मध्य हुआ था। मुनीम खां ने दोस्तों दाऊद को पराजित कर बंगाल और बिहार पर अपना कब्जा कर लिया था, यानी कि अकबर के साम्राज्य में बिहार और बंगाल शामिल हो गए थे। इसी क्रम में दोस्तों अहमदनगर अभियान आता है। ये अभियान हुआ था 1581 ईस्वी में। ये युद्ध दोस्तों चांद बीबी और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर विजयी हो गया था। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि चांद बीबी और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था या कौन सा अभियान हुआ था, तो अहमदनगर का अभियान। कब? तो 1581 ईस्वी में।
और इसी क्रम में दोस्तों अकबर का अंतिम अभियान आता है जिसे असीरगढ़ का अभियान कहते हैं। ये हुआ था 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ का अभियान दोस्तों अकबर का अंतिम अभियान माना जाता है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। और अंत में दोस्तों 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु भी हो जाती है। और अकबर की मृत्यु के बाद दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा जो आगरा में स्थित है यहाँ पर बनवा दिया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ स्थित है, तो आगरा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट के वीडियो में दोस्तों हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें हम अकबर से संबंधित इसके प्रशासन के संबंध में जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।